जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर है उसका आचरण उतना ही मर्यादित होना चाहिए। सुनने में कितना अच्छा लगता है। और अगर इस तरह की बात देश के उपराष्ट्रपति नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी में सामने बैठे ऑडियंस को एड्रेस करते हुए कह रहे हो तो कितना अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी बात है कि जो व्यक्ति जितना ऊपर बैठा हो उसका आचरण उतना ही मर्यादित होना चाहिए। लेकिन अगर हम आपको यह बताएं कि जो व्यक्ति ये कह रहा है, जो व्यक्ति ये नसीहत दे रहा है, जो व्यक्ति देश के उपराष्ट्रपति हैं, उन्हीं पर यह आरोप है कि बहुत ऊंचे पद पर रहकर, संवैधानिक पद पर रहकर आचरण भूल रहे हैं, मर्यादा भूल रहे हैं। जो व्यक्ति नसीहत दे रहे हैं उन्हीं पर आरोप है, उपराष्ट्रपति पर ही, एक सूबे के मुख्यमंत्री की तरफ से कि संवैधानिक पद पर रहते हुए राजनीतिक तौर पर काम कर रहे हैं, संवैधानिक पद पर रहते हुए अपने गृह राज्य में चुनावी मौसम में बार बार दौरे कर रहे हैं, एक दिन में 5-5 कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। जिस जाट बिरादरी से आते हैं उस जाट बिरादरी की बहुलता वाले इलाकों में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, उनसे मिलने वालों में ज्यादातर बीजेपी के नेता होते हैं। और अगर एक सूबे का मुख्यमंत्री कहे कि उपराष्ट्रपति जी चुनावी मौसम में बार बार सुबह शाम अप एंड डाउन मत करिए, हम पर मेहरबानी कीजिए, तो क्या कहेंगे आप? कहां उपराष्ट्रपति का यह बयान, यह नसीहत, और कहां उपराष्ट्रपति पर एक सूबे के मुख्यमंत्री का यह इल्जाम और यह हकीकत? उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। आरोप क्या है मैंने बताया, 2 दिन पहले भी वीडियो में मैंने विस्तार से आपको बताया था कि जगदीप धनखड़ जब से उपराष्ट्रपति बने हैं, राजस्थान के रहने वाले, झुंझुनू इलाके के, जब से उपराष्ट्रपति बने हैं 13 महीनों में लगातार उपराष्ट्रपति ने 13 महीनों में 13 जिलों के दौरे किए हैं, बार बार गए हैं, 35 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। दूसरे राज्यों के कार्यक्रमों को देखें तो 65 कार्यक्रम, लेकिन अकेले राजस्थान में 35 कार्यक्रम। और अभी 2 दिन पहले जब गए थे, एक दिन में 5 कार्यक्रम लगातार हेलीकॉप्टर से यहां और वहां। अगर यह कार्यक्रम है तो भी गलत नहीं है, जाना चाहिए, लेकिन चुनावी मौसम में जाना और भाषण वो देना जो कोई नेता दे तो ठीक है, कोई मंत्री दे तो भी ठीक है, कोई सांसद विधायक बोले तो भी ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति होते हुए अगर वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए, विपक्षी दलों पर हमले करते हुए सरकार की तारीफ करें तो क्या ये सही है? और उसके बाद उपराष्ट्रपति अगर नसीहत दें कि जो व्यक्ति जितने बड़े पद पर है उसका आचरण भी उतना ही मर्यादित होना चाहिए, तो इससे क्या कहेंगे? मैं चाहता हूं उपराष्ट्रपति के भाषण का ये छोटा सा टुकड़ा आप सुनिए और उसके बाद मैं कुछ और विस्तार से बताता हूं कि आरोप लग क्यों रहे हैं उपराष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति बार बार राजस्थान जा क्यों रहे हैं, और क्या उनको जाना चाहिए और जाकर वही सब कहना चाहिए जो कह रहे हैं, जिससे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद नाराज हैं। कुछ सेकंड का यह बयान नालंदा यूनिवर्सिटी में कल के कार्यक्रम का, उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम से। ये चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है, चिंता का विषय है कि कुछ लोग संवैधानिक संस्थाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं राजनीतिक चश्मा पहनकर। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जितने सुनने में अच्छा लगता है कि चिंतन मंथन और चिंता का विषय तो है, उतना ही मर्यादित हो। कुछ लोग संवैधानिक संस्थाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं राजनीतिक चश्मा पहनकर, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे व्यक्ति अगर चुनावी मौसम में अपने गृह राज्य में कुछ खास इलाकों में बार बार जाएं और जाकर प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए, सरकार की तारीफ करते हुए विपक्ष पर निशाना साधें और अगर कहें कि आज भारत का दुनिया में डंका बज रहा है, भारत की तरक्की देखकर लोगों का हाजमा खराब हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये किसके लिए कह रहे हैं? जाहिर है विपक्ष के लिए, जाहिर है राहुल गांधी के लिए। ऐसे बहुत सारे बयानों पर मैंने 2 दिन पहले विस्तार से एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने कहा है कि आज हमारे देश का नेतृत्व ऐसा है जैसे जिसने देश को मजबूती दी है। प्रधानमंत्री ने कितनी ताकत दिखाई, उन्होंने कैसे कार्यक्रम, कैसी नीतियां बनाई और बहुत सारी बातें जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति होते हुए कह रहे हैं। तभी अशोक गहलोत का एक बयान आया था, उस बयान को भी मैं आगे सुनाऊंगा। और आगे इसी वीडियो में एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं,
उससे ज्यादा संविधान के जानकार हैं। जिस संवैधानिक पद का जिक्र, संवैधानिक पद के मर्यादा का जिक्र और नसीहत दे रहे हैं उपराष्ट्रपति, उस संवैधानिक पद और मर्यादा की व्याख्या इसी वीडियो में आगे एनके सिंह से सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि उपराष्ट्रपति पर यह आरोप है तो उस आरोप में दम है या नहीं, आप बेखुद तय कीजिए। यह हम लोग मानते हैं कि अगर कोई राष्ट्रपति बन जाता है, कोई उपराष्ट्रपति होता है, कोई राज्यपाल होता है, तो उस पद की एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा के दायरे में रहकर राजनीति से आदमी दूर हो जाता है। हालांकि होना तो यह चाहिए कि जो राज्यपाल बन जाए वो कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में ना आए, लेकिन बीते दशकों में यह सब सिलसिला टूटा है। राज्यपाल बनने वाला शख्स फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में आया है, इसकी मिसालें बहुत है। लेकिन उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए मुझे याद नहीं है कि कोई उपराष्ट्रपति अपने गृह राज्य में हर महीने में कोई दौरा करे और राजनीतिक कार्यक्रम की तरह भाषण दे और उसके बाद जब मुख्यमंत्री ऐतराज करे तो ऐसा नसीहत दे। मेरे को आज तक मेरे तजुर्बे में ऐसा कोई उपराष्ट्रपति और उनके ऐसे कार्यक्रम की जानकारी मुझे नहीं है। तो अगर उपराष्ट्रपति पर यह आरोप है मुख्यमंत्री का, तो उपराष्ट्रपति को सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले शुरुआत अपने से करना चाहिए और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के नाते अपने आचरण में सुधार करते हुए चुनावी मौसम में 2 महीने बाद राजस्थान में चुनाव है, दौरे बंद करने चाहिए। क्योंकि राजस्थान के दौरे पर जहां वो जाते हैं, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे किसी तरह का सरकारी कार्यक्रम हो, कई बार लगता है वो सारे कार्यक्रम तो दरअसल बहाना है। उपराष्ट्रपति को राजस्थान जाना है और जाकर वो सब कहना है जिससे एक खास तबके को प्रभावित कर सके और प्रधानमंत्री और बीजेपी के पक्ष में कुछ माहौल बनाने में उनकी भूमिका हो, ऐसा बहुत सारे लोग उनके बारे में कहने लगे। अगर ये लोग कहने लगे तो फिर उपराष्ट्रपति की पहली ड्यूटी है, पहला दायित्व है कि जाना बंद करें। यही तो अशोक गहलोत ने कहा है। क्यों आ रहे उपराष्ट्रपति जी, मेहरबानी कीजिए, कुछ दिन बंद कीजिए राजस्थान आना, चुनाव तक आते रहिएगा, आप ही का राज्य है। तो स्क्रीन पर अब आप देखेंगे जो कहा है अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले, जिस पर रिएक्शन उपराष्ट्रपति का, जिसमें उन्होंने नाराजगी जताई है कि जो भी लोग ऐसा कह रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं, जाने अनजाने में देश का बहुत बड़ा हित कर रहे हैं, अहित कर रहे हैं, माफ करिए। और देश का हित कौन कर रहे हैं? उपराष्ट्रपति जी, जो जाकर सरकार की तारीफें करते हैं, जो जाकर कई बार ऐसे शब्द, ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं जो विपक्ष को टारगेट करने वाला होता है और सरकार के लिए प्रचार करने वाला होता है। सुनिए क्या कहा था अशोक गहलोत ने, जिसकी प्रतिक्रिया के तौर पर उपराष्ट्रपति ने यह बयान दिया। और आगे इसी वीडियो में आप देखिए एनके सिंह क्या कह रहे हैं, क्या व्याख्या कर रहे हैं संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए, विस्तार से। उपराष्ट्रपति जो अप एंड डाउन नहीं कर रहे हैं, और उपराष्ट्रपति 5 जगह जाएंगे आज, 5 जगह एक ही दिन के अंदर, 4 हेलीकॉप्टर, 5 जगह दौरा है एक दिन के अंदर। बता दीजिए आप। तो क्या गवर्नर साहब हो चाहे उपराष्ट्रपति जी हो, हम सम्मान करते हैं और चुनाव आ गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति बन जाए तभी हम उनका स्वागत करेंगे। कृपया करके अभी मेहरबानी रखें। अभी जो बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, कोई तुक नहीं है। क्या तुक है? चुनाव चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, आप बार बार आओगे, क्या लोग समझेंगे आपके बारे में? आप चाहते क्या हो? ये संवैधानिक संस्थाएं जो है उसका मान सम्मान का कोई अजीत जी, ये भारत का संविधान जो बना तो इसमें कुछ कई स्थितियां ऐसी हैं जिसको कि गहराई से एनालाइज करना पड़ता है और कम से कम उपराष्ट्रपति जो वकील रहे हैं उनको एक बार पढ़ लेना चाहिए कि आर्टिकल 63, 64 और 69 क्यों बनाए गए हैं। आखिर भारत में उसकी जरूरत क्या थी? उपराष्ट्रपति की जरूरत ही क्यों थी? जरूरत इसलिए बनी कि 63 में जहां कहा गया है कि एक उपराष्ट्रपति बनेगा, वहीं पे ठीक उसके बगल में कहा है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 63 कह के छोड़ दिया है। उसके आगे जब 64 आता है तो कहा जाता है द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये जानते क्यों कहा गया है? ठीक उसके बगल में उपराष्ट्रपति के पास कोई काम धंधा नहीं होता, उसके पास एक ही काम होता है कि वो राज्यसभा का सभापति होता है।
काउंसिल ऑफ स्टेट्स का एक, अब ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या है? राज्यों की एक परिषद है। लिहाजा आप सिर्फ राष्ट्रपति होके रबर स्टैंप लगा के कुछ गली मोहल्ले में घूमते रहिए, ये नहीं है। आपको राज्यों के हित के लिए सभापति बनाया गया है और वही आपका मुख्य कार्य है। तो वो आप कैसे करेंगे? जब तक राज्यों के प्रति आप पूरी तरह उपादेय नहीं होंगे, आप ये काम नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हैं कि इसका तरीका क्या होगा कि आप एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और उसी के बगल में आर्टिकल 69 में भारत में 2 पद हैं जिनकी शपथ की व्यवस्था, शपथ का प्रारूप सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और दूसरा उपराष्ट्रपति। आप ताजुब करेंगे कि इन्हीं दोनों का दिया गया केंद्र के सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए। इसमें उपराष्ट्रपति का जो दिया गया है वो संविधान के एलिजियंस की शपथ लेता है, मतलब कि वो गवर्नर की तरह नहीं लेता, राष्ट्रपति की तरह नहीं लेता, संविधान को परिरक्षित, संरक्षित और अभिरक्षित करने की, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये शपथ नहीं लेता। लेकिन उसका जो प्रारूप दिया है वो प्रारूप बहुत स्पष्ट संविधान में दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ संविधान में देने का? कि एक संवैधानिक उस पद पे है जिसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स का इंटरेस्ट, आपको राजस्थान का भी इंटरेस्ट आपको देखना होगा। अब आपने जो अब यहां से था क्या, अगर आप इन जगहों पे जाते और वहां पे बोलते कि साहब भारत सरकार की जो योजना है जिसमें कि यूरिया खाद नहीं डालना है, नाइट्रोजन न डालिए, जिससे खेत खराब हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आप जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाते हैं जोबनेर के, तो आप वहां पे कहते क्या है? मुझे हंसी आती है कि क्या भारत के संवैधानिक पद की गरिमा इतने नीचे आ जाएगी? एक जमाना हमें वो पढ़ के जो आपने सुनाया है, जब सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिलती थी, अगर मिलती थी तो बीच में ही गायब हो जाती थी। आज बिचौलिए नहीं है। ये इलेक्शन स्पीच है जनाब। शर्म आती है कि हमारा उपराष्ट्रपति इलेक्शन स्पीच दे रहा है। उसके कंटेंट को देखिए, वो कंटेंट की प्रकृति क्या है। मोदी या अमित शाह जो बोल रहे हैं उससे ये ज्यादा इंटेंसिव है और ज्यादा इलेक्शन स्पीच लग रहा है। और महामहिम मोदी अमित शाह ऐसे भी बोल रहे हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री के शान में कसीदे पढ़ते हुए अगर ये कह रहे हैं तो उस पद के लिए मुफीद नहीं है। यही कह रहे हैं आप? यही डिफरेंस हम बता रहे हैं ना कि अमित शाह जो बोलते हैं अगर वही आप भी बोल रहे हैं तो भारत की संविधान की ऐसी तैसी हो गई। क्योंकि आपने इलेक्शन के दौर पे आप बोले ना साइंस की शिक्षा कैसी हो, इस पे बोले कोई दिक्कत नहीं है, सामाजिक दोष पे बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी एडवांसमेंट पे बोले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जोबनेर के एग्रीकल्चर कॉलेज में जाएंगे और आज कहेंगे क्या, हम ऐसे भारत में रह रहे हैं जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। क्या बोलते हो भाई? तुम संवैधानिक पद पे हो, तुम्हारा प्रारूप है शपथ का जो संविधान में है, बाकी सारे प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस इंडिया, इन सब के शपथ का प्रारूप शेड्यूल में होता है। आपने अगर देखा हो तो ये शेड्यूल में होता है, शेड्यूल 3 में होता है। लेकिन ये अकेला 2 पद है जिसका प्रारूप यहां पे है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि बेसिक क्या है। आपको वो जो पद दिया गया है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का पद है, जिसमें कि आपको हर स्टेट का पिता बन के रहना पड़ता है। और जो आप कर रहे हैं कंटेंट आपके स्पीच का है, वो देख के लगता है कि अरे पद छोड़ के इस्तीफा दे दीजिए, एमएलए का चुनाव लड़ जाइए। ये उस तरह का पद लग रहा है, ये स्पीच है। तो अगर अशोक गहलोत ने कहा है, अब तो बड़ी शालीनता से कहा है, उन्होंने कहा है कम से कम चुनाव पे तो ना आइए, हम आपका सम्मान करते थे जब आप पद पे जब बने थे उपराष्ट्रपति। तो उस समय मुझे याद है और उन्होंने बताया भी कि किस तरह उन्होंने उनका सम्मान किया। और मजाक मजाक में यह भी बताया कि ममता बनर्जी तो पे आप जादू कर दिए थे, दिन रात ममता बनर्जी के साथ आपका झगड़ा होता था, लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ पता नहीं कौन सा जादू आपने कर दिया कि ममता बनर्जी आपके फेवर में हो गई और उन्होंने वो कर दिया, सदन में वोट देने नहीं आए उनके लोग ये सपोर्ट करने के लिए। तो उसी पे वो ये मजाक था। मतलब इतने अच्छा चीफ मिनिस्टर ने वो उस समय इनको दिया।
आज आप इलेक्शन स्पीच देने वहां खड़े हैं। तो भारत के संविधान की इतनी मर्यादा गिर जाए। मुझे याद है कि जब ये उपराष्ट्रपति का डिस्कस हो रहा था तो लंबी अच्छी खासी इस पे चर्चा हुई कि इस पद की जरूरत है भी कि नहीं। और तब ये तय हुआ, सब कमेटी में जब ये तय हुआ कि नहीं साहब उपराष्ट्रपति इसलिए रखना है कि कई बार राष्ट्रपति जो होगा वो अचानक बाहर चला गया या कोई ऐसी स्थिति आ गई, भगवान न करे कोई स्थिति वैसी आ गई, तो उपराष्ट्रपति उसमें टेक ओवर कर सकता है। ये उसलिए बना था। उपराष्ट्रपति का असली काम है वो काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के सभापति का है। लेकिन आप जो स्पीच दे रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि मजाक हो गया है ये डेमोक्रेसी। मोदी जी इसको कैसे वो कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी का सिस्टम ही यही है। मुझे लगता है कि कभी अगर उसकी डीप एनालिसिस आप किसी अपने वीडियो में करें, किसी डिस्कशन में करेंगे, तो हम उसको बताएंगे कि मोदी जी का जो ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट अगर आप गौर से देखें तो हिटलर और मुसोलिनी दोनों को मिला के जो फॉर्मेट होता है उसमें आप एक और जोड़ दीजिए कि बाहरी आवरण डेमोक्रेटिक रहेगा। मोदी जी का कमाल है कि हिटलर दोनों के प्रोसेस को लेके उन्होंने भारत के एक आवरण डेमोक्रेसी का लेके उसमें उपराष्ट्रपति भी ताली बजा रहा है। आप इस भाषण को देख लीजिए जो आपने अभी सुनाया है, इसमें वो क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री के नाम पे कसीदे काट है और अपोजिशन को गाली दे रहे हैं। क्या ये कर्तव्य है आपका? राज्यसभा में जाते हैं तो पिता तुल्य माना जाता है आपको। तो शर्म आती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ लेके और आप इतनी गरिमामय पद पे रहते हुए इस तरह का भाषण देंगे। आप अगर देते शिक्षा के बारे में बोलते, बीच में रोक रहा हूं। सिंह साहब दो पहलू है। एक तो सरकार क्या प्रधानमंत्री मोदी की शान में कसीदे पढ़ना उपराष्ट्रपति होकर, दूसरी बात जो स्क्रीन पर हम जो उनके सारे प्रोग्राम्स दिखा रहे हैं कि भाई आप 13 महीने के कार्यकाल में राजस्थान में 35 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, 13 जिलों के दौरे किए, आज ही जैसे 4 जिलों में। उसके बाद उन दौरों में सही आपने कहा आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं, एग्रीकल्चर कॉलेज में जाएं, कॉलेज के बारे में, एकेडमिक उसके बारे में, फ्यूचर के बारे में, रिसर्च के बारे में, और कॉलेजेज होने चाहिए, ज्ञानवर्धन, सब कुछ बात करें जो संवैधानिक पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन आप पॉलिटिकल स्पीच अगर जहां देते हुए एक तरफ प्रधानमंत्री की तारीफ और दूसरी तरफ जैसे एक लाइन है, एक जमाना था जब सरकार की तरफ से कोई राहत मिलती तो बीच में गायब हो जाती थी, पैसा बीच में कम हो जाता, आपने भी जिक्र किया। तो अब सवाल उठता है, ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो इसमें जोड़ दे, एक चीज जोड़ दे, आपने शालीनता दिखाई है कि वो नहीं पढ़ा जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कुछ लोगों का हाजमा गड़बड़ हो जाता है, भारत की तरक्की देख के कुछ लोगों का हाजमा गड़बड़ हो जाता है, वो ग्राफिक्स उसमें से कुछ उल्टी पुल्टी बातें किए बिना रह नहीं पाते हैं। आप हाजमा गड़बड़ हो जाते हैं, इसके लिए क्या भारत के लोग इतने मूर्ख हैं कि आपका ये तंज नहीं समझ रहे हैं? तो ये प्योर पॉलिटिकल, मतलब मुझे लगता है कि अमित शाह भी इतना स्ट्रॉन्ग स्पीच नहीं देते होंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में या अपोजिशन के खिलाफ। जो आपने कहा वही टेक्स्ट यहाँ लगा हुआ है, भारत की तरक्की को देखकर कुछ लोगों का हाजमा गड़बड़ हो जाता है। इससे ऐसा लगता है भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। ऐसा लगता है वैसे जैसे आजकल बहुत लोग कहते हैं ना कि 2014 के पहले भारत आजाद भी नहीं हुआ, कोई डंका भी बज नहीं रहा था, भारत में फकीरी थी, आदमी पैदल और बैलगाड़ी से चल रहा था, घास की रोटी खा रहा था, हवाई चप्पल में चल रहा था। ऐसे महिमा मंडन करने की भाषा ही है ये कि 2014 के बाद ही डंका बजा, उसके पहले कोई डंका ही नहीं था। इसी भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, इसी भारत ने दुनिया में बहुत तरह के ऐसे काम किए जो मिसाल बनाए, न्यूक्लियर टेस्ट भी हुआ इसी भारत में, पोखरण भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन भाषा शैली जिसका आपने जिक्र किया, अगर एक उपराष्ट्रपति करते तो मुख्यमंत्री का ऐतराज आप मानते हैं कि वाजिब ऐतराज है। और कहीं न कहीं चुनाव में, जिसका अनिल शर्मा ने भी जिक्र किया, चुनाव में इन्फ्लुएंस करने, जैसे होता है सरोगेट एड कि वो 8 PM बेचना है लेकिन 8 PM सोडा बेच रहा है, उनको बेचना है कोई फला विस्की बैग पाइपर लेकिन बैग पाइपर सोडा बेच रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। तो ये सरोगेट कैंपेन है या नहीं सिंह साहब? नहीं अजीत जी, ये सरोगेट भी नहीं है। सरोगेट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार लगता कि भारत का विवेक, मेरे ख्याल से उपराष्ट्रपति जानते कि बड़ा नीचे है तो चलो कह के निकल जाएंगे। ये तो डायरेक्ट सभी भोंडा है। जब आप कह रहे हैं कुछ लोगों के पेट पे दर्द होता है तो आप मोदी जी की स्पीच सुन लीजिए, अमित शाह की सुन लीजिए, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर योगी की सुन लीजिए। एग्जैक्टली यही होता है कि पेट में दर्द होता है कुछ लोगों के।
तो आप सरोगेट भी नहीं कह रहे, आप सोडा नहीं बेच रहे हैं, आप सीधे कह रहे हैं कि ले लो, ये वाली है, लाल वाली है, तो ये कह रहे हैं। इसलिए इसमें बहुत भोंडा है ये जो आप कर रहे हैं, इसमें शालीनता भी नहीं है। अच्छा, एक चीज और बता दें, ये बाहर जो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और ये सरकारी खर्चे पे जाते हैं और पार्टी का प्रचार करते हैं, इसको आप गौर से देखिए। प्रधानमंत्री के लिए तो लॉ ने किया है ये प्रोवाइड, लेकिन बाकी अगर आप पार्टी का प्रचार करने जाते हैं तो आपको अलाउ नहीं है, वो आपके खर्चे में जुड़ेगा। यहां पे बिल्कुल उल्टा है, चूंकि आप उपराष्ट्रपति हैं इसलिए सारा खर्च माफ, सारा खर्च सरकार का, और आप पार्टी के लिए काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको याद होगा कि गुजरात में जब चुनाव हो रहे थे तो भारत के राष्ट्रपति, कोली समुदाय वहां पे बहुत ज्यादा है, तो भारत के राष्ट्रपति तत्कालीन कोविंद जी एक बार गए थे, मीडिया में वो क्रिटिसाइज हुआ और उसके बाद दोबारा नहीं गए। कम से कम आपको वो शालीनता तो रखें, इतनी शालीनता तो रखें कि कम से कम आप जाट एरिया में जा रहे हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए, मतलब आज के दिन आप इस तरह के दौरे कर रहे हैं पर्पस, और क्यों किया जाता है? उसके जो डॉक्ट्रिन है, जो पॉलिटिकल साइंस की डॉक्ट्रिन है कि जनता से मुखातिब होकर अपने पॉलिसीज बताना ये सरकार का दायित्व है। और मीडिया, ठीक एडवर्सेरियल फॉर्मेट ऑफ डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल नकारात्मक होता है। मीडिया बताती है मोदी जी अभी तक वो 15 लाख रुपए नहीं आए, मोदी जी आपने कहा था सबका घर पहुंच जाएगा, सबके घर, अभी भी ये देखिए ये टॉयलेट नहीं बना है। ये मीडिया का रोल होता है, इसीलिए इन मिनिस्टर्स को सरकारी खर्चे पे पब्लिक एटरेंसेस में जाना होता है, तो वो सरकारी खर्चा माना जाता है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति सरकारी खर्चे पे जाके और कहे कि पेट में दर्द होता है कुछ लोगों के, तब फिर वो खर्चा फिर पार्टी पे जोड़ना चाहिए। मेरे ख्याल से ये इशू उठना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल होना चाहिए कि ये सेंटेंसेस देखिए, और ये जो आपने लिखा है थोड़ा पुराना है, अभी हाल के दौर में। एनके सिंह साहब एक सेकंड रुको, बीच में मैं तारीफ करूंगा दैनिक भास्कर अखबार की। ये एक स्क्रीन पर खबर देख रहे हैं दैनिक भास्कर की, 15 सितंबर को पहली बार देखी थी हमने, जयपुर से अवधेश अकोदिया ने खबर लिखी थी। उपराष्ट्रपति धनखड़ के 13 माह में राज्यों के 37 दौरे, सबसे ज्यादा राजस्थान में, और दिल्ली से बाहर 56 कार्यक्रम, 29 इसमें राजस्थान में, और उसके बाद पूरी लिस्ट छापी थी। और उसके बाद तो भास्कर से हमें पहली बार उस तरह से डिटेलिंग पता चली, तो ये तारीफ भी करूंगा। लेकिन अब जो विस्तार से आपने कहा, संवैधानिक पद पर रहते हुए उनकी गरिमा और उनके आचरण और उनके दायरे की आपने व्याख्या भी की। अनिल शर्मा जी, एक बात आती है, जगदीप धनखड़ राजनीतिक तौर पर 30, 40, 35 सालों से राजस्थान में सक्रिय रहे, बहुत छोटे स्तर से लेकर उसके बाद 89 में ही, बल्कि कहें तो वो वक्त था जनता दल का, 89 में सांसद बने, और उसी साल अगर मुझे ठीक से याद है VP सिंह की सरकार में वो राज्य मंत्री बने थे शायद, और उसके बाद अलग अलग समय चुनाव लड़े, हारे, जीते। लेकिन उपराष्ट्रपति पद पर होने के बाद आमतौर पर लोग राजनीति से दूर होने का कम से कम ऐसा दायरा बांध लेता है कि वो दिखे नहीं। वेंकैया नायडू को इस तरह के कार्यक्रम में जाते हमने नहीं देखा, वो भी उपराष्ट्रपति थे। हालांकि वो आरोप अलग अलग समय राज्यपालों पर लगते हैं। जगदीप धनखड़ जब पश्चिम बंगाल में थे तो भी सुपर एक्टिव थे, मुख्यमंत्री से टकराव होता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, स्क्रीन बदलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और उसके बाद कई बार उनके बयान सीधे पॉलिटिकल बयान होते थे। तो यहाँ राजस्थान में इस तरह से जाना और आज अशोक गहलोत का खुलकर कह देना, क्या ये माने कि अब कुछ टकराव की स्थिति भी हो सकती है? अनिल शर्मा अजीत जी, मुझे पूरा लगता है टकराव की स्थिति हो सकती है, वो इसका जवाब तो कुछ ना कुछ आएगा, और उस जवाब का मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि धनखड़ भी शांत बैठने वाले नहीं है, चुप बैठने वाले नहीं, वो भी जवाब दे सकते हैं। आपने अजीत जी एक चीज बहुत अच्छी बोली, इनके पॉलिटिकल एम्बिशंस अभी से नहीं है। आप देखिए इनके पॉलिटिकल एम्बिशंस आपने 90 से गिराने शुरू करे, और आप शायद एक थोड़ा सा मेरी नॉलेज या आपकी नॉलेज में शायद अंतर है कि ये जो स्टेट मिनिस्टर बने थे यूनियन कैबिनेट में, वो चंद्रशेखर की गवर्नमेंट थी, उसमें ये मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स पूछ रहे थे। 91 में बने थे सर, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, चंद्रशेखर की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। हो सकता सही होंगे जी। आप जो पॉलिटिकल एम्बिशंस की बात करते हैं, आप देख लीजिए ये किस पार्टी में नहीं रहे। आप मेरे को बताइए, जनता दल में रहे, कांग्रेस में रहे, फिर बीजेपी में आ गए। तो इनके पॉलिटिकल एम्बिशंस शुरू से रहे हैं। पर मैं एक अंतर जरूर बताना चाहूंगा अजीत जी, हमारे यहां से एक उपराष्ट्रपति और हुए थे, भैरव सिंह शेखावत। जब वो उपराष्ट्रपति बने,
मेरे को याद नहीं आता, सिंह साहब मेरे को करेक्ट कर सकते हैं कि उनको ज्यादा पता है, मेरे को याद नहीं आता। वो जयपुर बड़ा रेगुलरली आते थे, घर था, रेगुलरली आते थे, पर कभी भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की मर्यादा को छोड़ा हो बोलने में। जो स्टेटमेंट आपने भी दिखाए अपने स्लाइड्स में भी, उनको देख के तो लगता है उसको, और मैंने जो इनिशियली बोला आपको कि ये जाट डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज में आज की बात कर रहा हूं गए, उन दोनों को आप मिला लें, इससे खतरनाक मिसाइल क्या हो सकती है सर? ये तो एक तरह से आपने खुली मिसाइल दे दी कि साहब ये पूरा पूरा जो सेगमेंट है ये आप ले लो, और आप ये बताने की कोशिश भी कर रहे हो एक जाट नेता देखो कहां तक पहुंच गया, और पहुंचाया किसने, मतलब डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, इट इज ऑल्सो सरोगेट, कहां तक पहुंचा दिया, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया मेरे को। तो आप देखिए दोनों चीजें जोड़ के अगर आप देखेंगे जो सिंह साहब ने जैसे अनिल शर्मा जी उसमें भी जो 15 सितंबर का जो भाषण है इनका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, उसमें भी जोबनेर में, उसमें भी भाषण में आखिरी लाइन में है कि मैं पगड़ी वालों के दम पर ही मैंने अपना सफर पूरा किया है। यदि यह बात छुपाना भी चाहता तो भारत के प्रधानमंत्री ने तो राज्यसभा में जब सभापति की सीट पर बैठा तो मेरा परिचय कराया कि कृषि पुत्र है। मतलब कहीं न कहीं पीएम से एसोसिएशन, कृषि पुत्र, और जो आप कह रहे हैं पॉलिटिकल मायने, वो मैसेजिंग अपने ढंग से देने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। और मैं इसमें अजीत जी बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि ये आप देखिए, मैं तो पुराना रिकॉर्ड से और अभी तक के रिकॉर्ड पे आ गया कि आपने कोई पार्टी भी नहीं छोड़ी, आपके पॉलिटिकल एम्बिशन इतने तगड़े थे, आपने कोई पार्टी भी नहीं छोड़ी, तीनों पार्टियों का आपने मजा ले लिया अच्छी तरह से। अब आप आ रहे हो और जॉबनेर में आप कृषि के छात्रों के सामने ऐसा बोल रहे हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली मेरे हिसाब से, सिंह साहब मुझे करेक्ट कर सकते हैं, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक, उसको भी आप बोल रहे हो। तो ये इससे ज्यादा मैं तो इसको मिसाइल बोल रहा हूं सर, क्योंकि आपने दो चीजें मिला ली। एक तो आपने उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में गए जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में आपकी कम्युनिटी सबसे ज्यादा है, दूसरा वहां का जो भाषण दे रहे हो, उन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो आप क्या बताना चाह रहे हो? आप ये बताना चाह रहे हो किसी तरह से राजनीतिक मैसेज को अक्रॉस द बोर्ड पहुंचाना चाहते हो कि लोग इस लिखे भी, और जब लिखे तो लोगों के पास तक पहुंचे भी मेरी आवाज, और किसी ना किसी तरह से वो बीजेपी को फायदा हो, ऐसा प्रतीत होता है अगर आप पूरा देखें तो। और शायद उसी पे बिल्कुल सिंह साहब ने सही कहा, अशोक गहलोत को मैं बोलूंगा आज बहुत शालीनता से बोले हैं, वो बोले हैं, बड़े शालीनता से बोले, और उन्होंने बहुत ढंग से इस चीज को उठाया, ये उनकी तारीफ की बात है। अशोक गहलोत ने, उन्होंने डायरेक्टली अटैक नहीं करा, बहुत ढंग से करा, आप राष्ट्रपति बनेंगे तो भी हम आपको उतना ही वो देंगे। आप देखिए मतलब जिस ढंग से उठाया गया, जिस ढंग से बात करी गई, ये जानते हुए, क्योंकि अशोक गहलोत कोई बड़े पॉलिटिकली एस्ट्यूट आदमी है, स्मार्ट पॉलिटिशियन है, उन्होंने भी एक जगह चुनी जहां पे बोलना था जिससे आवाज ज्यादा जाए। वो 2030 का एक विजन है उनका, उसके ऊपर आज वो ज्वेलर्स और उन लोगों की एक मीटिंग कर रहे थे बिरला ऑडिटोरियम में, वहां पे उनकी ये स्पीच थी। तो उन्होंने भी बड़ी तरीके से उठाया, बड़ी शालीनता से उठाया, पर टारगेट को हिट करा सर, उन्होंने टारगेट सिंह साहब आखिरी सवाल सिंह साहब, उसके बाद आप व्याख्या करिए सिंह साहब, कि उपराष्ट्रपति है, संवैधानिक पद है, तो हम लोग उनके इस स्पीच का, राजस्थान में दौरे का, या जो मुख्यमंत्री ऐतराज कर रहे हैं उसके रेफरेंस से हम आलोचना कर रहे हैं कि एक उपराष्ट्रपति को संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह की पॉलिटिकल स्पीच नहीं देना चाहिए, किसी सत्ता, किसी रिजिम, किसी सरकार, किसी प्रधानमंत्री की शान में कसीदे नहीं पढ़ना चाहिए, या आलोचकों के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कि कुछ लोगों को पचता नहीं है और उल्टा पुल्टा बोलते ही तो ऐसे ही भाषा, अर्बन नक्सल है, ये है विरोधी, खाली उन्होंने देशद्रोही और पाकिस्तानी टाइप की बात नहीं की कही हुई। लेकिन ये सब अगर हम भी आलोचना कर रहे हैं तो कहीं हम लोग तो किसी जद में दायरे में तो नहीं आएंगे कि उपराष्ट्रपति की आप क्यों आलोचना कर रहे हैं? सिंह साहब ये व्याख्या भी जरा समझना चाहते हैं। सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन इसका गंभीर जवाब होगा, थोड़ा सा गंभीर होगा। दरअसल जब ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हुआ तो आप जानते हैं कि सबसे पुराना वेस्टमिंस्टर सिस्टम है, पार्लियामेंट का है, मैग्ना कार्टा 1215 में आया, और ये पूरा जो डेमोक्रेसी है ना, इसमें संस्थाएं कुछ व्यावहारिक मर्यादा पे चलती हैं, और जैसे ही वो बिगड़ता है तो उसके बाद वो सारे नॉर्म्स टूटने लगते हैं। जब एक वाइस प्रेसिडेंट यहां आके कहेगा कि लोग का हाजमा खराब हो जाता है तो उसके बाद वो सारे नॉर्म्स टूट जाते हैं। जैसे एक मान लीजिए कोई हाईकोर्ट का जज है, तो आप जानते हैं कि जज को जब शपथ दिलाई जाती है तो एक आप इनफॉर्मल शपथ होती है कि वो शराब नहीं पिएगा, वो पब्लिक में नहीं जाएगा, ये कंडक्ट होता है उसका।
कल वो पब्लिक में इस तरह विचरण नहीं करेगा क्योंकि उसके गरिमा के खिलाफ है। उसी के लिए उसको एक दिया जाता है अटेंडेंट जो कि उसके घर के काम काज करता है। ये सब नॉर्म्स बनाए गए हैं। तो अगर वो जज पता लगा कि क्योंकि उसका राइट है, पैसे देके अगर दारू पी रहा है तो आप क्या, लेकिन ये उसके आचरण को बाधित करता है। तब हम क्रिटिसाइज जब करते हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, ये एक जेन्युइन डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा। तो अगर आपने विपक्षी दल की भाषा, रूलिंग पार्टी की भाषा बोलनी शुरू कर दी है, वहीं पे आप वो फॉरफिट कर देते हैं राइट, जिसमें कि हम आपको राज्यसभा का सभापति, जिसको कहा जाता है महामहिम आ रहे हैं, माननीय आ रहे हैं, वो जो चौकीदार कहता है और सब लोग प्राइम मिनिस्टर तक देश का खड़ा हो जाता है। भले अलग बात है कि दूसरे कमरे में जाने की स्थिति हो, लेकिन उस समय कम से कम ड्रामा करने के लिए प्राइम मिनिस्टर भी खड़ा हो जाता है। आप जानते हैं कि देश के प्राइम मिनिस्टर आज जो हैं उनकी और बाकी लोगों की क्या स्थिति है, लेकिन आचरण में प्रधानमंत्री खड़े हो जाते हैं और हमेशा बोलते हैं, अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, इस सब का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन कम से कम नजर तो आए। यही नजर इस राष्ट्रपति को अपने भाषण में आना चाहिए कि तुमने यूरिया पर बोला कि भाई नाइट्रोजन डालने से खेत का पीएच चेंज हो जा रहा है, एसिडिटी बढ़ जा रही है। अगर आप ये कहते हैं कि किसानों की आय घट रही है उसकी वजह से, तो ये समझ में आता। शिक्षा को लेकर लड़कियों के कहते तो समझ में आता। देश में किस तरह बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई हैं उसको लेके कहते तो समझ में आता, लेकिन आपको दिखाना तो है आका को, इसलिए कि आप अजीब सा माहौल है। और मुझे याद आता है, मैं जब जब कभी मोदी जी के ये लोग जो होते हैं इनके आचरण को एनालाइज करता हूं तो मुझे पता नहीं क्यों मैन काम्प फिर से पढ़ना पड़ जाता है, जो हिटलर की आत्मकथा है। और अभी मैं मुसोलिनी के बारे में आपने जब कहा तो मैं एक बार पलट के देखने लगा कि मुसोलिनी और हिटलर में फंडामेंटल अंतर क्या था। दोनों का ब्लेंड करके, और दोनों के जो लोग थे वो एक ही बात, बाइबल से लेके सभी एक ही बात बोलते थे, हर हिटलर। तो आज प्रकारांतर से कोई भी बैठा हो संविधान में, अगर उसको रिटायरमेंट के बाद बंगला चाहिए और उसको नहीं चाहिए कि फजीहत हो बुढ़ापे में, पद से हटने के बाद अच्छा बंगला हो, सब कुछ मिले, प्रमोशन भी चाहिए, और आगे प्रमोशन भी चाहिए। भाई उपराष्ट्रपति के बाद देश का राष्ट्रपति होता है। मैं आगे आ रहा हूं कि अच्छा राष्ट्रपति होता है या राष्ट्रपति से हटके और भी कुछ हो सकता है, कई चीजें हैं। उस वाइस प्रेसिडेंट के लिए तो कई चीजें खुली हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये दूसरी स्थिति हो जाती है। हमें यही डर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आज कम से कम मजबूत है। डीवाई चंद्रचूड़ की सदारत का जो सुप्रीम कोर्ट है आज वो बचा रहा है, लेकिन ये जो संस्था में बैठे हैं पॉलिटिकल क्लास के लोग, ये जिस तरह सजदा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के आसपास, मुझे मतलब एक अजीब सा शब्द, एक व्यक्ति जो कम से कम पढ़ा लिखा है, कभी वो शाम को अपने अंता में झांक के देखे। हम वाइस प्रेसिडेंट को अपील करेंगे कि कुछ नहीं, शाम को एक बार बैठिए सारे लोगों से हट के और अकेले में जरा झांक के देखिए आप क्या जो कर रहे हैं वो उचित है, आपके पद की मर्यादा को शोभा देता है, खुद ये समझ जाएंगे। लेकिन सवाल इसका है कि देखना तो ये है ना कि आगे क्या होगा। और इस वाले रिवार्ड, इसमें बहुत बढ़िया है, मोदी जी के सिस्टम में रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों है, और पनिशमेंट भी उतना ही जबरदस्त है जितना रिवार्ड है। तो लिहाजा अब चुनाव में बड़ी दिक्कत हो जाती है कि थोड़ा थोड़ा होता पनिशमेंट, थोड़ा थोड़ा रिवार्ड होता, तो हम क्रांतिकारी बन जाते। कम वक्त यहां तो ये पता लगा कि सड़क पे आ जाएंगे। तो जो इंस्टीट्यूशंस में लोग हैं वो कांप रहे हैं, और वो कांप रहे हैं तो उनकी दिक्कत ये है कि बोलना पड़ेगा हर हिटलर, वो जो कहा जाता था फ्यूरर हिटलर को, तो उसी तरह से हमें बोलना है कि कुछ विपक्षी दलों के पेट में दर्द होता है तो विपक्षी हटा देंगे, कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है। और कोई ताजुब नहीं कि ये जो वीडियो है ये पीएमओ को भेज दिया जाता कि सरकार हम भी कह चुके हैं। तो ये स्थिति बन रही है।